हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वर्ष 2025 के जनवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। तो आइए हम लोग जनवरी महीने की वर्ष 2025 की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है 38वां राष्ट्रीय खेल। देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल जो है इसका आयोजन वर्ष 2025 में किया जाएगा। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल पक्षी को इसका शुभंकर बनाया गया है। तो दो चीज आप लोग याद रखेंगे 38वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित। पहला, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। और दूसरा, इसका शुभंकर क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल पक्षी को इसका शुभंकर बनाया गया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर है चाइना का पेकिंग विश्वविद्यालय और दूसरे स्थान पर है हांगकांग विश्वविद्यालय। ठीक है। अगर क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 देखा जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा जो है संस्थान जो हैं वह भारत के इसमें शामिल हुए हैं। भारत के कुल 162 संस्थानों ने क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में अपनी रैंकिंग में उपस्थिति दर्ज की है। एशिया का 44वां स्थान और भारत का पहला आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ। ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली को 44वां स्थान प्राप्त है। जैसे पहले नंबर पे पेकिंग विश्वविद्यालय है, दूसरे नंबर पे हांगकांग विश्वविद्यालय है, उसी प्रकार से 44वें नंबर पे आईआईटी दिल्ली है। लेकिन यह भारत में नंबर 1 पे है इस रैंकिंग के अनुसार। और टोटल 162 संस्थान इस रैंकिंग में भारत के शामिल हैं। अगला है 56वां टाइगर रिजर्व। काफी महत्वपूर्ण है 56वां टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। और देश का यह तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब सवाल उठता है कि देश के अन्य दो सबसे बड़े टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मानस टाइगर रिजर्व है जो कि असम में स्थित है। और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है जो कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो 56 टाइगर रिजर्व है उसकी लिस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग इसे माइंड में याद रखेंगे। ठीक है। असम में 4 टाइगर रिजर्व है, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। ये 4 टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? असम में। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, पाकुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में और कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। ये 3 टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में देखा जाए जो कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बिहार में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम चंपारण में। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है। अभी हमने बताया चौथा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो अन्य 3 में इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है, अचानकमार छत्तीसगढ़ में स्थित है, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में भी एक ही टाइगर रिजर्व है और वह है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है। मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। कर्नाटक में भी 5 टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर कर्नाटक, भद्रा कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, दांडेली अंसी कर्नाटक, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में। केरल में 2 है, पेरियार और परम्बिकुलम। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये 7 टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। अब महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है। मेलघाट महाराष्ट्र में स्थित है, पेंच महाराष्ट्र में स्थित है, तडोब अंधेरी महाराष्ट्र में स्थित है, सह्याद्री, नवेगांव नागजीरा और बोर। ये 6 टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है, दुधवा, पीलीभीत,
अमानगढ़, रानीपुर, चित्रकूट। ठीक है। उत्तराखंड में 2 है, जिम कॉर्बेट और राजाजी। पश्चिम बंगाल में भी 2 हैं, सुंदरबन और बुक्सा बंगाल। ठीक है। कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है। सिमलीपाल और सतकोसिया, ये 2 उड़ीसा में स्थित है। तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व हैं, कालकड़, मुंदेथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम और श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई, ये 5 टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो ये टोटल जो 56 टाइगर रिजर्व है उसकी लिस्ट दी गई है और उसकी लिस्ट को हमने आपके साथ डिस्कस किया। आप लोग याद रखेंगे कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में आप देखेंगे ये सब जो ब्रैकेट में दिया गया है या किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उसका ईयर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो वर्ष 2024 में 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे हमेशा, कभी भी मिलान वगैरह में ये पूछा जा सकता है। अगला और काफी महत्वपूर्ण है, भारत में संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत में संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर 2024 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देखेंगे तो संसद का जो सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय कक्ष है, वहां पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। उन 2 पुस्तकों में पहला पुस्तक है भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और दूसरी पुस्तक है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी गौरवशाली यात्रा। इस अवसर पर यानी कि भारतीय संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के अवसर पर संस्कृत एवं मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई है। 4 स्तंभों पर केंद्रित गतिविधियां वर्ष भर संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो जो 4 स्तंभ हैं उनमें से पहला है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा है अपने संविधान को जाने, तीसरा है संविधान का निर्माण और चौथा है संविधान की महिमा का उत्सव। तो ये 4 स्तंभ पर केंद्रित गतिविधियां वर्ष भर संचालित की जाएगी भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, भारतीय संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है। अगला है लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा हाल ही में लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कहां से इसका परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। इसकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना इसकी गति है। ठीक है। तो हाल ही में DRDO के द्वारा उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। अगला है GSAT-N2 का सफल प्रक्षेपण। ठीक है। GSAT-N2 क्या है? तो एक प्रकार का सैटेलाइट है। इसका प्रक्षेपण कहां से और किसके द्वारा किया गया? तो स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए GSAT-N2 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसका कार्यकाल 14 वर्ष है। ठीक है। इसका कार्य क्या है? इस सैटेलाइट को क्यों लॉन्च किया गया? तो अंडमान, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप सहित विभिन्न क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को प्रदान करने के उद्देश्य से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए GSAT-N2 का सफल प्रक्षेपण किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात है इससे जुड़ी हुई, यह पहला अवसर है जब इसरो ने किसी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए स्पेसएक्स के साथ अनुबंध किया हो। तो यह पहला अवसर है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो स्वाभाविक है, लंबे समय से आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। ठीक है। तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में इसका आयोजन किया गया है 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच में। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में देखेंगे तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? काफी महत्वपूर्ण है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के निदेशक फिलिप
नोयस को प्रदान किया गया, ठीक है। और 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया को ही बनाया गया था और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर फिलिप नोयस को प्रदान किया गया। इसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम क्या था? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। इसका थीम था 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, ठीक है। तो इसका आयोजन गोवा में किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के निदेशक फिलिप नोयस को प्रदान किया गया। फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया था, जिसका थीम युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, इसका थीम था। अगला हम लोग चलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की ओर। आप सभी जानते हैं अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ और इसके जो परिणाम आए हैं, परिणाम के पश्चात नए राष्ट्रपति के रूप में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति वहां पर चुने गए हैं। इनका शपथ ग्रहण कब होगा? राष्ट्रपति के रूप में नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, तो नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2025 को होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रत्येक बार जब देखेंगे नए राष्ट्रपति की जो वहाँ पे शपथ जो प्रक्रिया होती है शपथ ग्रहण करने की, वह जब भी शपथ ग्रहण होगा वह 20 जनवरी को होगा, ठीक है। तो 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, इनका शपथ ग्रहण होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2017 से 21 के दौरान भी ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल आप देखेंगे तो 5 वर्ष का है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। ब्राजील में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट की अलग अलग वहां की शासन प्रक्रिया, शासन प्रणाली होती है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो 2017 ईस्वी से लेकर 2021 ईस्वी तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहे हैं। 2021 से 2025 जनवरी 20 जनवरी को चूंकि शपथ होगा, तो 20 जनवरी तक ये अभी जो बाइडेन है ये राष्ट्रपति रहेंगे और फिर 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, ठीक है। अमेरिका में टोटल 7 स्विंग स्टेट हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्विंग स्टेट उन स्टेट को माना जाता है जहां के निवासियों को नागरिकता, जहां के जो निवासी होते हैं उनकी कोई किसी एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होती है, ठीक है। तो उसे स्विंग स्टेट के रूप में माना जाता है। अमेरिका में देखेंगे तो कुल इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल 538 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 538 में से 312 रिपब्लिकन पार्टी ने जीती और 226 सीटें जो हैं वह डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीती है। तो स्वाभाविक है कि जीत दर्ज किसने की? रिपब्लिकन पार्टी में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बने हैं। वर्तमान समय में ओहियो के सीनेटर हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। आपसे यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में नए उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस ने शपथ लिया है, ये अमेरिका के किस राज्य के सीनेटर हैं? तो ओहियो के सीनेटर हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है प्रधानमंत्री की कुछ विदेश यात्रा से हम लोग देखेंगे और यह विदेश यात्रा है नाइजीरिया, ब्राज़ील व गुयाना की यात्रा, ठीक है। 16 से 21 नवंबर 2024 ईस्वी के बीच में प्रधानमंत्री की नाइजीरिया, ब्राज़ील व गुयाना की यात्रा संपन्न हुई है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नाइजीरिया की यात्रा। तो नाइजीरिया की यात्रा अगर हम देखें तो सबसे पहले यही देखेंगे कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पर है? तो नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा में। वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो बोला अहमद टिनुबू वर्तमान समय में नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह सम्मान पाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी हस्ती बने हैं। पहले विदेशी हस्ती कौन थे सम्मान पाने वाले? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है। और ये विश्व के दूसरे विदेशी हस्ती बने हैं जिन्हें नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है। तो नाइजीरिया की यह यात्रा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्राज़ील की यात्रा देखेंगे तो ब्राज़ील की यात्रा इसलिए की गई थी क्योंकि वहां पर 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 19वें G20 सम्मेलन को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संक्षिप्त रूप में यहाँ पर देखते हैं 18 से 19 नवंबर 2024 ईस्वी के बीच में 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया है और भारत जो है G20 ट्राइका में शामिल है। G20 ट्राइका का मतलब होता है 3 देश, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इस समय ट्राइका में शामिल हैं। ट्राइका में बेसिकली
वैसे 3 देश शामिल होते हैं जो एक तो होता है जहाँ पे पिछले वर्ष आयोजन किया जा चुका है सम्मेलन, और एक होते हैं जहाँ पे वर्तमान समय में किया जा रहा है सम्मेलन का आयोजन, और जहाँ पर अगले वर्ष का किया जाएगा सम्मेलन का आयोजन। वे 3 देश होते हैं जो ट्राइका में शामिल होते हैं। तो भारत में देखेंगे तो 2023 में सम्मेलन का आयोजन किया गया G20 का, ब्राज़ील में इस समय 2024 में किया जा रहा है, और अगले बार 2025 में दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। तो ये जो 3 देश होते हैं वे ट्राइका में शामिल होते हैं, ठीक है। फिर अगले वर्ष नए ट्राइका का गठन होगा जिसमें से भारत हट जाएगा, और फिर जो 2026 में जहां पर आयोजन किया जाएगा वे इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो G20 ट्राइका में भारत इस समय शामिल हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लीला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला आइए हम लोग गुआना की यात्रा को देखते हैं, ठीक है। नाइजीरिया हम लोगों ने देख लिया, ब्राज़ील हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग गुआना को देखेंगे, ठीक है। तो गुआना की राजधानी कहाँ पर है? जॉर्ज टाउन गुआना की राजधानी है। गुआना के राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली गुआना के राष्ट्रपति हैं। गुआना यात्रा के दौरान दूसरे भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो अब सवाल उठता है दूसरे भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो पहले सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो पहले भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में किया गया था, और तीसरा सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा, ठीक है। तो पहले भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में किया गया, दूसरे भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन गुआना में किया गया है वर्ष 2024 में, और तीसरे भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन भारत में संभावित है, ठीक है। इस सम्मेलन के दौरान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के दौरान विशेष मदद के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, जो कि डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी अवसर पर गुआना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस से भी भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की। तो आप देखेंगे इसी यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को कई सारे अवार्ड प्रदान हुए। एक ऊपर में हमने डिस्कस किया, नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है उसे भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे डोमिनिका गणराज्य की जो सबसे बड़ी नागरिक पुरस्कार है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर, उससे सम्मानित किया गया है। गुआना के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, उससे भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। और बारबाडोस का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उससे भी भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो यह विदेश यात्रा भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुआना की यात्रा। अब हम लोग आते हैं 19वां G20 समिट। अभी हम लोग जब देख रहे थे ब्राज़ील की यात्रा तो उसी समय हमने बोला था कि इसे अलग से डिस्कस करेंगे, 19वां G20 समिट, ठीक है। तो 19वां G20 समिट का आयोजन वर्ष 2024 में किया गया। कहाँ पर? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में, ठीक है। इसका थीम क्या था? न्यायसंगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ठीक है। इस अवसर पर 19वें G20 सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील के द्वारा भूख व गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई, ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग देख लेते हैं। 19वें G20 सम्मेलन का आयोजन तो ब्राज़ील में वर्ष 2024 में किया गया, ठीक है। पहले G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वर्ष 2008 में USA में। तो 19वें के बाद अगर हम लोग अगले वर्ष कहाँ पर किया जाएगा तो 20वें G20 सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अभी हमने बताया ना कि G20 ट्रोइका में 3 देश शामिल हैं। कौन कौन 3 देश शामिल हैं? तो एक तो हो गया भारत, दूसरा हो गया ब्राज़ील और तीसरा हो गया दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में अगले वर्ष आयोजन किया जाएगा वर्ष 2025 में, और ब्राज़ील में इसी वर्ष किया जा रहा है वर्ष 2024 में, और पिछले वर्ष 2023 में भारत में किया गया था, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यह हो गया G20 सम्मेलन। अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन यानी कि चोगम 2024, शॉर्ट में कहा जाता है चोगम 2024 का मतलब होता है राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का सम्मेलन। तो 27वां चोगम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? समोआ में इसका आयोजन किया गया। समोआ की राजधानी आपिया है, आप लोग याद रखेंगे। समोआ की राजधानी आपिया में चोगम 2024 का आयोजन किया गया। आपसे डायरेक्ट यह भी पूछा जा सकता है कि आपिया घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो आपिया घोषणा पत्र
पत्र का संबंध चोगम से है, यानी कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों के सम्मेलन से संबंधित है। और इस अवसर पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसके सभी सदस्यों के द्वारा, सदस्य राष्ट्रों के द्वारा उसे आपीय घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 27वें चोगम सम्मेलन 2024 का आयोजन समोआ की राजधानी आपिया में किया गया। आपिया घोषणा पत्र का संबंध इसी से है। इसकी अध्यक्षता किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा किया गया है। ये तो 27वां चोगम सम्मेलन है। इसके पूर्व में 26वां चोगम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 में रवांडा में किया गया था। और अगले यानी कि 28वें सम्मेलन का आयोजन 2026 में एंटीगुआ एवं बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में किया जाएगा। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26वां चोगम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2022 में रवांडा में, 27वां चोगम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2024 में समोआ की राजधानी आपिया में, और 28वां चोगम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2026 में एंटीगुआ एवं बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में। ठीक है, तो 27वां चोगम सम्मेलन इसका हम कहाँ पर संपन्न हुआ ये हमने देख लिया। अध्यक्षता देखा किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा। इसका थीम क्या था, तो आवर रिसाइलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ इसका महत्वपूर्ण थीम था। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन के बीच क्लाइमेट एंड एनर्जी पार्टनरशिप के लिए भी इस सम्मेलन में सहमति बनाई गई। भारत का प्रतिनिधित्व संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने किया। क्यों भारतीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर क्यों शामिल नहीं हुए, क्योंकि इसी समय 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था और भारत सरकार के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा चोगम सम्मेलन के बजाय ब्रिक्स सम्मेलन को वरीयता प्रदान की गई और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिए और भारतीय प्रधानमंत्री के जगह पर भारत का प्रतिनिधित्व चोगम सम्मेलन में संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है ISA का 7वां सम्मेलन। ठीक है, ISA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वें सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। 2024-26 सत्र के अध्यक्ष पद के लिए भारत एवं सह अध्यक्षता के लिए फ्रांस को चुना गया है। ISA का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना है। ISA के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ISA की स्थापना वर्ष 2015 ईस्वी में COP21 के दौरान किया गया था। COP21 का आयोजन वर्ष 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था और इसी अवसर पर भारत व फ्रांस दोनों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी थी और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र जो है इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा विदेशी छात्रों की संख्या किस देश की है, तो भारत की हिस्सेदारी उसमें सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में जो कुल विदेशी छात्र हैं उसका 29% जो छात्र हैं वे भारत से संबंधित हैं। वही दूसरे स्थान पर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर चाइना स्थित है। तो पहले नंबर पर है भारत और दूसरे नंबर पर है चाइना। अब आइए हम लोग देखते हैं COP29। ठीक है, सॉरी, COP29 का आयोजन कहाँ पर किया गया, बाकू अजरबैजान में COP29 का आयोजन किया गया 11 से 22 नवंबर 2024 ईस्वी के बीच में। तो COP29 बाकू अजरबैजान में, और अगले वर्ष COP30 का आयोजन वर्ष 2024 ईस्वी में ब्राज़ील के बेलेम जगह पर किया जाएगा। तो COP29 बाकू अजरबैजान और COP30 वर्ष 2024 में ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो COP29 के बारे में अगर देखें तो इसका आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 ईस्वी के बीच में बाकू अजरबैजान में किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्तार बाबाइएव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें COP29 में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व COP29 में किया गया है। इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण समझौते की नींव रखी गई। इसके अनुसार वर्ष 2035 ईस्वी तक $300 अरब की सालाना मदद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है विकासशील देशों के लिए विकसित देशों के द्वारा। हालांकि देखेंगे कि यह जो निर्णय लिया गया इस पर भारत ने अपनी सहमति नहीं जताई है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2035 ईस्वी तक विकसित देशों के लिए $300 अरब की सालाना मदद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल की मानक रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह इसीलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते थे अभी तक। ठीक है, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। लेकिन इस बार के बजट में तरुण प्लस ऋण की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। शिशु ऋण के तहत लघु जो उद्यमी है, सूक्ष्म एमएसएमई के जो उद्यमी है, उनको 50,000 रुपये तक की ऋण प्रदान की जाती है। किशोर ऋण के तहत 50,000 से 5 लाख तक की ऋण प्रोवाइड की जाती है। तरुण ऋण के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है और तरुण प्लस के तहत 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाली सूची में एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया और वह कैटेगरी, उस कैटेगरी को तरुण प्लस के नाम से जाना जाएगा। और तरुण प्लस के तहत जहां पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की लोन प्रोवाइड की जाती थी, वहीं तरुण प्लस को ऐड करने के पश्चात अब उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक की ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया की चौथा जो चरण है वह सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो इसकी विलय की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। इसकी विलय की जो प्रक्रिया है उसका एक जो थीम रखा गया है, एक राज्य एक ग्रामीण बैंक। इसका मेन थीम है एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। RRB मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। RRB रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका मेन थीम है। यानी कि अब प्रत्येक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे। अगर एक से अधिक शाखाएं हैं, जैसे आप बिहार में देखेंगे तो उत्तरी बिहार का अलग है, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग है। तो इन दोनों शाखाओं को मर्ज करने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा गया है। उसी प्रकार से अब सभी राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए सिर्फ एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वहां पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो प्रत्येक राज्य में अब एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे। यानी कि कुल अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 28 होंगे 28 राज्य में। ठीक है, वर्तमान समय में 43 है, तो उसको मर्ज करके 28 करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके विलय की पहली चरण की प्रक्रिया वर्ष 2004-05 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हम लोग देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, 15% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है और 35% की जो हिस्सेदारी होती है वह क्षेत्रीय प्रायोजक जो बैंक होता है, स्पॉन्सर्स बैंक, उसकी 35% की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार, 15% राज्य सरकार और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक्स। ठीक है, अगला पॉइंट है 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। काफ़ी महत्वपूर्ण है 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम क्या है? तो विकसित भारत @2047। ठीक है, तो विकसित भारत @2047 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम है, जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। साझेदार राज्य कौन है? बिहार एंड यूपी 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का साझेदार राज्य है। वहीं फोकस स्टेट अगर देखा जाए तो झारखंड को फोकस स्टेट बनाया गया। हाल ही में 25 नवंबर 2024 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्रारंभ किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 25 नवंबर 2024 ईस्वी को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके प्रारंभ होने के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका शुभारंभ 20 नवंबर 2016 ईस्वी को किया गया था। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी रहता तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का प्रारंभ 2015 में किया गया था और ग्रामीण जो है उसका शुभारंभ 20 नवंबर 2016 ईस्वी को किया गया था। हाल ही में इसने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका शुभारंभ 20 नवंबर 2016 ईस्वी को किया गया। अब आइए महत्वपूर्ण नियुक्तियों की ओर। ठीक है, तो इस दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति को बनाया गया है। नए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो कैग होते हैं, कैग का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष या 65 वर्ष, दो में से जो भी पहले हो जाएगा, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। तो नए कैग कौन बने हैं? संजय मूर्ति। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। विमानपत्तन प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने? विपिन कुमार विमानपत्तन प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने। भारतीय तेल निगम IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी बने। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस BR गवई हैं। और नए रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? राजेश कुमार को नए रक्षा सचिव बनाया गया है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स 2024 का जो फाइनल प्रतियोगिता है इसका आयोजन मैक्सिको में किया गया, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन है? डेनमार्क की रहने वाली विक्टोरिया कजेर थेलविग। मिस अर्थ 2024 जेसिका लेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। बुकर पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 2024 का बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को प्रदान किया गया उसकी अंग्रेजी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। और जो अंग्रेजी उपन्यास है ऑर्बिटल वह अंतरिक्ष आधारित उपन्यास है, ठीक है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी। भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड किसे दिया गया? SBI को। शीर्ष केंद्रीय बैंकर का अवार्ड किसे दिया गया? RBI के शक्तिकांत दास को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरस्कार को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया गया है। एक पुरुष हॉकी टीम का अलग और महिला हॉकी टीम का अलग, ठीक है। पुरुष हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को प्रदान किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में देखा जाए तो ये जॉनसन को प्रदान किया गया है। पुरुष में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला वर्ग में ये जियाओ को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार पुरुष में अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी EB जॉनसन और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ये जियाओ को। अब हम लोग महत्वपूर्ण बुक्स को देखते हैं, ठीक है। सॉरी, महत्वपूर्ण बुक्स में पहला है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल सामंथा हार्वे, इस बार का बुकर पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है ऑर्बिटल सामंथा हार्वे। रतन टाटा एलाइफ थॉमस मैथ्यू 2024 द इलेक्शन डैट सरप्राइज्ड इंडिया राजदीप सरदेसाई। एन आई फॉर एन आई जेफरी आर्चर। शाहरुख खान लीजेंड आइकॉन स्टार मोहर वसु। और लास्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट अरविंद पानगड़िया। हाल ही में इसका विमोचन विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। 6 बुक यहाँ पर दिया गया है। ऑर्बिटल सामंथा हार्वे, रतन टाटा एलाइफ थॉमस मैथ्यू, 2024 द इलेक्शन डैट सरप्राइज्ड इंडिया राजदीप सरदेसाई, एन आई फॉर एन आई जेफरी आर्चर, शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार मोहर वसु, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट अरविंद पानगड़िया, ठीक है। तो इन 6 बुक्स को आप लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण दिवस आप लोग देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर और संविधान दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। देखिए जो जनवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण भले है लेकिन इसका कंटेंट आप लोग देखेंगे तो नवंबर मंथ का मिलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि अभी तो जनवरी आई भी नहीं और जनवरी की मैगजीन कैसे डिस्कस हो गई, ठीक है। तो जनवरी की जो मैगजीन है उसमें कंटेंट आपको नवंबर के मिलेंगे, ठीक है। तो ये नवंबर महीने की 5 महत्वपूर्ण दिवस हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर और संविधान दिवस 26 नवंबर। अब महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास देखते हैं। सिम्बैक्स भारत व सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। बिम्बैक्स भारत और वियतनाम के बीच इसका आयोजन भारत में किया गया। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, नजीम अल बहर भारत और ओमान, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, ठीक है। तो 5 युद्धाभ्यास हैं। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, बिम्बैक्स भारत और वियतनाम, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, नसीम अल बहर भारत और ओमान और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका।
अगला पॉइंट है गुरु नानक देव की 555वीं जयंती के अवसर पर किस देश ने स्मारक सिक्का को जारी किया? तो वह देश कौन सा है? पाकिस्तान। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी अवसर पर दिल्ली स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। अगला है महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, ठीक है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बिहार के राजगीर में इसका आयोजन किया गया 11 से 20 नवंबर 2024 ईस्वी के बीच में। और इसका विजेता कौन बना? भारत इसका विजेता बना है और तीसरी बार भारत इसका विजेता बना, लगातार दूसरी बार, ठीक है। पहली बार 2016 में विजेता बना था, फिर 2023 में विजेता बना और फिर 2024 में विजेता बना, ठीक है। तो विजेता तो भारत है, उप विजेता चाइना है, यानी कि चाइना को हराकर भारत ने राजगीर में आयोजित महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। सर्वाधिक गोल इस अवसर पर दीपिका सहरावत ने किया और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड भी दीपिका सहरावत, जो कि भारत की खिलाड़ी है, इसे प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जो है जापान की यू कुडो को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी महिलाओं की काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए अस्मरणीय तथ्य को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जो एक महीने के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई होगी उसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के रूप में दिया गया है। 18 से 19 नवंबर 2024 ईस्वी के बीच कहाँ वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में मरने वाले 10 हाथियों की 20 वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजरा में किस एसिड की मौजूदगी के कारण मृत्यु हुई है? साइक्लोपियाजोनिक एसिड की मौजूदगी के कारण। अगला है हाल ही में किन बैंकों को आरबीआई के द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा गया है? तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। अगला है 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया, यानी कि थीम क्या रखा गया? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका इसका महत्वपूर्ण थीम था। अगला है हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो भगवान बिरसा मुंडा चौक। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 15 नवंबर 2024 ईस्वी को आदिवासी नेता बिरसा मुंडे की 150वीं जयंती है और इसी जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा आइकन डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की 150वीं जयंती के लिए 1 वर्ष के समारोह की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हॉकी हाल ही में किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि पुरुष हॉकी टीम में देखा जाए तो हरमनप्रीत सिंह को यह अवार्ड प्रदान किया गया है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। और गोलकीपर का अवार्ड PR श्रीजेश को प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण PM10 में कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा है? तो 40% कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 नवंबर 2024 को प्रारंभ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 रोमिला थापर को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यह राष्ट्रीय अस्मरणीय तथ्य था। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अस्मरणीय तथ्य को डिस्कस करते हैं, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी उसकी महत्वपूर्ण इसमें चर्चा है।
विश्व मधुमेह दिवस, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस आयोजित किया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस पर लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल मधुमेह पीड़ित वयस्कों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की हिस्सेदारी 1/4 है। ठीक है। विश्व भर में कुल मधुमेह पीड़ित की संख्या 828 मिलियन है, जिनमें से अकेले भारत में 1/4 यानी कि 212 मिलियन अकेले भारत में है। नंबर 2 पे है चाइना। ठीक है। नवंबर 2024 में UNFCCC COP29 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। हाल ही में अत्यधिक चर्चा में रहे जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट किस देश ने प्रक्षेपित किया? तो जापान ने। इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मेड्स का शुभारंभ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला है, 20 नवंबर 2024 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है। पहले यह जानिए कि यह किसके द्वारा जारी किया गया। तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग 10वां है। CV रामकृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने वर्ष 1955 में कहाँ MS यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? तो बड़ोदरा में। विक्टोरिया केजर थेलविग, जिन्होंने हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, किस देश से संबंधित हैं? ऊपर हमने डिस्कस किया कि डेनमार्क से संबंधित हैं। हाल ही में किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए किस श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता है? फिक्शन श्रेणी में। अभी हमने डिस्कस किया था, ऑर्बिटल जो है एक अंग्रेजी उपन्यास है और अंतरिक्ष आधारित उपन्यास है ऑर्बिटल, जिसकी रचना सामंथा हार्वे के द्वारा की गई है, ब्रिटिश लेखिका है और इसीलिए इसे बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है फिक्शन श्रेणी में। 5 से 7 नवंबर 2024 लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किस अभियान को लॉन्च किया गया? चलो इंडिया अभियान को इस अवसर पर भारत के द्वारा वहां पर लॉन्च किया गया। अगला है, स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQ एयर के अनुसार पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है? तो स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQ एयर के अनुसार जो लाहौर है वह विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है। और अंतिम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष शहर कौन है? यानी कि विश्व का कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो संघाई है। ठीक है। संघाई कहाँ पर स्थित है? तो संघाई चाइना में स्थित है। संघाई के बाद टोक्यो आता है जो कि जापान की राजधानी है, फिर न्यूयॉर्क आता है और फिर ह्यूस्टन आता है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में अगर टॉप शहर की लिस्ट देखा जाए तो नंबर 1 पे संघाई चीन का है, नंबर 2 पे टोक्यो है, फिर न्यूयॉर्क है और उसके बाद फिर अमेरिका का ह्यूस्टन शहर आता है। ठीक है। तो यह है अस्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ वर्ष 2025 की जनवरी महीने की प्रतियोगिता दर्पण के करेंट अफेयर को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। यह जनवरी महीने का प्रतियोगिता दर्पण अवश्य है, लेकिन इसमें अधिकतर कंटेंट जो है वह आपके नवंबर महीने के मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रकार की जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती है उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग इसे जरूर देखें, नए दोस्तों के साथ आप लोग इसे शेयर करें और आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल आप सभी को निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।